प्यारे बच्चे फ्रेंच, तुम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए, इसमें तुम ही दोषी नहीं हो, इसमें मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने गार्डन में फूलों को पानी देने के लिए मैंने तुम्हें भेज दिया, और बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कभी फिशिंग करने गया, मछली पकड़ने गया, तो मैंने तुम्हारी क्लास ही कट कर दी, तुम्हारी क्लास ली ही नहीं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एम हेमल सर कहते हैं कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये इट इज़ द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है ये दुनिया की, जिसको हम सीख नहीं पाए। फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर की किताब खोली और उसमें से हमारा जो लेसन हमें पढ़ाना था आज वो पढ़ाने लगे। अब मुझे आज ये लग रहा था कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो या तो इस बात का चमत्कार है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा शायद उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ाया, या फिर इस बात का चमत्कार है कि आज मैं सबसे ज़्यादा अटेंटिवली सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। काश ऐसा होता कि मैं इतना अटेंटिवली पहले सुनता, पहले ध्यान से सुनता, तो शायद मुझे इतना ही समझ में आता और अब तक तो शायद मैं फ्लुएंट बन चुका होता। आज एम हेमल सर जिस तरीके से पढ़ा रहे थे, फ्रेंच को लग रहा था कि शायद वो जितना ज्ञान उनके पास है वो सारा का सारा आज ही हमारी खोपड़ी में डाल देना चाहते हैं, और जितना सब कुछ उनको पता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो सब कुछ आज हमें बता देना चाहते हैं। हमारा रीडिंग के बाद में राइटिंग का सेक्शन हुआ, और राइटिंग के सेक्शन में एम हेमल सर बच्चों के लिए और बाकी जो लोग बैठे थे उन सब के लिए सुंदर सुंदर नोटबुक्स लेके आए। अब वो जो नोटबुक्स जब बेंचेस पे पड़ी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे झंडे लहरा रहे हों। किसी देश का झंडा लहराने का मतलब है कि वो देश जो है नई बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन वास्तव में फ्रांस के साथ, और यूँ कहें कि सही मायने में अल्सेस के साथ उस समय ऐसा नहीं था। वो जर्मनी का और प्रशिया का गुलाम बनने जा रहा था बहुत ही जल्दी। इन सब बातों के बाद एक और बात फ्रेंड्स ने नोटिस की कि जो बच्चे हमेशा क्लास में आवाज़ किया करते थे आज वो शांत बैठे थे। इवन जो छोटे छोटे बच्चे थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करने में और शोर शराबा करने में मशगूल रहते थे, आज वो भी शांति से पढ़ रहे थे। और जो भी काम जिस बच्चे को दिया जा रहा था वो बड़ी बखूबी कर रहा था। केवल मात्र पेन के रगड़ की आवाज़ आ रही थी और किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और हाँ, इसके अलावा एक और आवाज़ जो थी वो थी कमरे के बाहर कबूतरों के बोलने की। तो जब कबूतरों की गुटरगू फ्रेंड्स ने सुनी तो फ्रेंड्स एकाएक सोचने लग गया, भाई ऐसा तो नहीं कि जब जर्मन लोग आएंगे तो इन कबूतरों से भी वो जर्मन बुलवाएंगे। जब फ्रेंड्स अपने नोट्स लिख रहा था तो उसने एक और बात नोटिस की कि जब कभी भी वो लिखते लिखते ऊपर देखता और सर की तरफ देखता तो उसने नोटिस किया कि एम हेमल सर उस दिन चारों तरफ, खिड़कियों, दीवारों पर, पंखों की तरफ, सब तरफ देख रहे थे। 40 साल किसी बंदे ने एक जगह बिताए हैं। ही हैज़ सर्व्ड एज मेनी एज 40 ईयर्स इन अ सिंगल प्लेस। तो उसके इमोशंस जुड़े होते हैं उस जगह से। बगीचे की तरफ देखता है, उसकी बहन जो ऊपर कमरे में पैकिंग कर रही है उनकी जाने के लिए, क्यों? क्योंकि कल ही उनको देश छोड़ के जाना है। इन सब बातों से वो बड़े ही इमोशनल हो रहे थे। एक अटैचमेंट था स्कूल के साथ में जिसको वो छोड़ कर जा रहे थे। अच्छा नहीं लग रहा था एम हेमल सर को। राइटिंग सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद में उनको हिस्ट्री पढ़ाई गई, और इसके बाद छोटे बच्चों ने जो भी अपनी पोइम्स की लाइन्स है वो उन्होंने रिपीट की। और जो बूढ़ा आदमी हौसर गांव से आया था और बैक बेंच पे बैठा था, वो भी ये सब चीज़ें बच्चों के साथ दोहराता है। एक तरह से इमोशनल है और रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब ये सब देख के हमें हंसी आ रही है, लेकिन रोना भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब एक इमोशनल अटैचमेंट था सबका फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, क्योंकि वो उनकी मदर टंग थी, उनकी खुद की लैंग्वेज थी। और अफसोस इस बात का था कि वो उस लैंग्वेज को, इतनी सरल और इतनी क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज को भी सीख नहीं पाए थे एम हेमल सर के बहुत ज़्यादा कोशिश करने, प्रयास करने के बावजूद भी। अब चर्च की घंटी बजी और एंजेलिस जो प्रेयर की जाती थी वो करने के लिए सब तैयार हो गए, और एम हेमल सर उठ के खड़े हो गए अपनी चेयर से। क्यों? क्योंकि उनको जाना था कल ही देश छोड़ के। और आज जितना कॉन्फिडेंट वो दिख रहे थे उतना मुझे कभी नहीं दिखे, क्योंकि ये बात क्लियर थी कि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से, और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंच के टीचर का यहाँ कोई काम नहीं है, उनको कल जाना ही जाना है। दैट्स वाई इट्स सो क्लियर एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। फ्रेंच को तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि उसको ये लास्ट लेसन बड़ी अच्छी तरह से याद था। वो कहता है, ओह गॉड, हाउ वेल आई रिमेंबर द लास्ट लेसन, सो क्लियरली एंड सो प्योरली। जब क्लास खत्म हो जाती है तो एम हेमल सर अपने स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ बोलते हैं लेकिन बीच में ही अटक जाते हैं। अब वो अपनी फीलिंग्स को किस तरह से जाहिर करते हैं?
वो पीछे घूम जाते हैं और दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सी यू सेल्फ। Now I won't speak it out because this is French and I am not the greatest at speaking the French. मैं मेरे मुंह से इंग्लिश ही बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. It will be okay for me to speak English. इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद रहे. तो इन्हीं सब फीलिंग्स के साथ में चैप्टर ख़त्म होता है. द लास्ट लेसन हमारा भी और फ्रेंड्स का भी. और कल जाना है देश छोड़ के, आपको और हमें नहीं, फ्रेंड्स की टीचर एम हेमल को. And now, as the chapter is ended, let's see some words that might prove typical for you to understand the meaning and the pronunciation of. So first of all, I told you Franco-Prussian. Franco means France and Prussian means Prussia. फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, उसको फ्रैंको-प्रशियन वॉर के नाम से जाना जाता है. 1870 में स्टार्ट हुआ था और 71 में वो ख़त्म हुआ था. उसके बाद एक वर्ड आया है सॉमिल. जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उसको रास्ते में एक 100 मील के पीछे प्रशिया के सैनिक ड्रिल करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए मिले. 100 मील के पीछे. ये जो 100 मील है वो एक मशीन है जिसमें लकड़ियों को काटा जाता है. आरा मशीन हिंदुस्तान में इसको बोलते हैं. आप समझ ही गए होंगे आरा मशीन क्या होती है. इसके बाद एक वर्ड था टेम्पटिंग. वो कहता है फ्रेंड्स कि आई वॉज टेम्पटिंग टवर्ड्स दीज थिंग्स, टवर्ड्स द सीनरी, टवर्ड्स द डिस्टर्बेंस. जब मैं क्लास के लिए जा रहा था तो जो बहुत सारी चीज़ें मुझे रास्ते में दिखाई दे रही थी उनकी तरफ टेम्प्ट कर रहा था. टेम्प्ट का मतलब होता है किसी कोई चीज़ इतनी अट्रैक्टिव होती है कि अपन उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ना चाहते हुए भी उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं टेम्पटिंग. बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कुछ खबरें लगी हुई थी. जब फ्रेंड्स क्लास के लिए जा रहा था, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का बुलेटिन बोर्ड जिसके ऊपर उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अच्छी और बुरी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज़ लिखी जाती है. बसल. ये बस्टल नहीं है, ये क्या है? बसल. बसल का मतलब होता है हलचल, चहल पहल. एक टर्म है हसल एंड बसल, शोर शराबा, उसको ब्रेक करके यहाँ दिया गया है बसल. और यूनिसन. यूनिसन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम किसी काम को एक साथ करेंगे, इस तरह से करेंगे कि ऐसा लगेगा कि एक ही आदमी उस काम को कर रहा है. स्टूडेंट्स वर रिवाइजिंग देयर चैप्टर्स इन यूनिसन. बच्चे अपने चैप्टर्स को यूनिसन में रिवाइज कर रहे थे, मतलब एक साथ रिवाइज कर रहे थे. सबकी आवाज़ एक साथ आ रही थी. यूनिसन, यूनिटी जो होती है एकता, वहाँ से ये वर्ड आया है. कमोशन. ये एक्चुअल में इसको बोलना चाहिए कमोशन. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ टर्म इन इंग्लिश, स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स. इफ़ यू गो टू लर्न द प्रोनाउंसिएशन इट विल बी बेटर फॉर यू टू लर्न द स्ट्रेस एज वेल. जब हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, वो होती है उस वर्ड पे उसको ब्रेक करके, सिलेबल्स में ब्रेक करके उसमें कहाँ पर स्ट्रेस लगाया जाए ताकि वो वर्ड बहुत अच्छी तरह से बोला जा सके और सामने वाले, सुनने वाले को जो है एकदम अच्छी तरह से समझ में आ सके. फिलहाल ये है कम्बोशन. कम्बोशन होता है ऐसी आवाज़ जो इतनी ज़्यादा आ रही है कि उसमें किसी दूसरी आवाज़ का या दूसरी किसी एक्टिविटी का पता ही नहीं चल रहा. फ्रेंड्स कहता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क. मैंने भरोसा किया कि इतनी ज़ोरदार जो आवाज़ आ रही थी, जो कमोशन था, उसके बीच में मैं अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा. वो वाला शोर शराबा जब किसी दूसरी एक्टिविटी का पता भी नहीं चलता, उसको कहते हैं कमोशन. फ्रिल्ड शर्ट. शर्ट तो आप समझते हैं. और फ्रिल्ड, शर्ट के कपड़ों की कतरन काट काट के कुछ लगा रखा है, डिज़ाइन बना रखी है. जब आप गूगल पे सर्च करने जाओगे तो वहाँ लिखा होगा झालरीदार शर्ट. अब झालरीदार शर्ट आप समझ ही गए होंगे, हिंदी भाषी हैं सब लोग. तो झालरीदार शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट. एम्ब्रॉयडर्ड. एम हेमल सर ने जो ग्रीन सूट पहन रखा था वो एम्ब्रॉयडर्ड था. ये वर्ड है एम्ब्रॉयडरी से ये बना है. एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी. अब कशीदाकारी आप समझते ही हो क्या होती है. ट्रम्पेट्स. जब फ्रेंच की क्लास ख़त्म हो जाती है तो वो कहता है कि उनके रूम के नीचे की तरफ से ट्रम्पेट्स के साथ में
सैनिक टुकड़ी प्रोशिया की आती है। ट्रम्पेट्स एक यूँ कहें कि एक उपकरण है बजाने का, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तुरही जिसको बोलते हैं। वैसे तो शादी बारात में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आर्मी में भी इसका यूज़ किया जाता है ट्रम्पेट्स का। न्यूसेंस, न्यूसेंस नॉनसेंस नहीं है, नॉनसेंस बकवास होती है और न्यूसेंस भी कुछ मिलता जुलता ही वर्ड है, लेकिन न्यूसेंस होती है परेशानी। परेशानी भी कुछ हटके, कुछ इस तरह की परेशानी जो आपको चिड़चिड़ा कर देती है। लाइक कोई चीज़ वैसे अच्छी हो सकती है लेकिन वो किसी कारणवश बुरी हो जाती है, उसको न्यूसेंस कहते हैं। बट एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस आपको मिल जाएगा किसी भी इंग्लिश की बुक में, अ चाइल्ड इज़ अ न्यूसेंस। मतलब जब आप उसको खिलाते हो तब आप उसको बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत भाता है आपके मन को, लेकिन जब वो रोने लग जाता है तो इट कैन बी ए न्यूसेंस, एक आपदा, एक परेशानी हो सकती है आपके लिए, तो वो न्यूसेंस। क्रैंकी, क्रैंकी आदमी भी हो सकता है और आदमी का बिहेवियर भी क्रैंकी हो सकता है। यहाँ पर एम हैम्बल सर क्रैंकी इसलिए कहे गए हैं क्योंकि वो सनकी है अपनी बात के। कल आपको पार्टिसिपल्स याद करने हैं, अदरवाइज आई विल बीट यू विद माई रूलर, कल मैं आपकी पिटाई करूँगा। ये सनकी व्यवहार है उनका, चिड़चिड़ा सा वो होता है क्रैंकी। अब चलते हैं रिसाइट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, रिपीट करके बार बार दोहरा के किसी चीज़ को याद करना, उसको रिसाइट करना कहते हैं। हॉप वाइन, हॉप वाइन आप इतना समझ लीजिए कि पेड़ होता है हॉप वाइन। एंजलस, एंजलस एंजल से निकला है, एंजल, एंजल देवदूत जो होते हैं, फरिश्ते। जब क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद एंजलस की घंटी बजती है, मतलब एंजलस प्रेयर करने की एक तरह से पूजा है, ये पूजा या प्रेयर इसको कह सकते हैं। एंजलस जीसस क्राइस्ट का जब इनकारनेशन हुआ था, अवतार हुआ था, जन्म हुआ था, उसको याद करने के लिए, उसको रिमाइंड करने के लिए सुबह दोपहर और शाम 3 बार ये प्रेयर की जाती है, उसको कहते हैं एंजलस। एंड नाउ एट द एंड ऑफ द वीडियो, एज एवरी यूट्यूबर सेज, like, share and subscribe to my channel so that you can get these kind of some beautiful videos. Thank you so much. Thanks for watching. Bye bye.